क्या सीखने वाले हैं हम लोग? फंडामेंटल ऑफ जीएसटी रिटर्न। चैप्टर नंबर 65। कल इस पे कुछ चर्चा हुआ था क्या? नहीं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न क्या होता? दूसरा, हु शुड फाइल जीएसटी रिटर्न। तो इस पे कल हमने आप लोगों को बताया था कि एक बार आप जीएसटी रिटर्न रजिस्ट्रेशन करा लिए तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है, राइट। जीएसटी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा, चाहे आपका ट्रांजैक्शन हो या ना हो। अगर नहीं भी है तो भी आपको कौन सा भरना पड़ेगा? नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड, जीएसटी रिटर्न्स एंड ड्यू डेट फॉर जीएसटी रिटर्न्स के नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जीएसटी रिटर्न मतलब जीएसटी रिटर्न के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं और उनका ड्यू डेट क्या क्या रहता है, मतलब कब हमें वो रिटर्न फाइलिंग करना चाहिए। ये तीन चीजों पे हम लोग देखिए। जीएसटी रिटर्न क्या होता है, क्या लिखा है? अच्छा, रिटर्न मतलब आप लोग क्या समझते हो? वही समझते हो जैसा मैं पहले समझता था? हाँ, क्या समझते हैं रिटर्न मतलब? जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न, कुछ भी जो रिटर्न रिटर्न लिखा रहता है इसका मतलब क्या समझते हो? मैं पहले बताऊं मैं क्या समझता था जब फर्स्ट टाइम पढ़ा इनकम टैक्स रिटर्न। तो मुझे लगा कि हम लोग इनकम पे टैक्स देंगे और उसके बदले में रिटर्न मतलब बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देगा? सुविधा देगा। ऐसे मेरे दिमाग में था कि इससे उसका नाम पड़ा होगा इनकम टैक्स रिटर्न। मैंने एक दूसरे लोग से चर्चा भी किया। मैं जिस हॉस्टल में था वो लोग पीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनसे बोला तो वो लोग भी हामी भर दिए, हाँ यही मतलब होगा। क्योंकि पीएससी की तैयारी करने वालों की भी हिंदी मीडियम की भी इंग्लिश वैसे ही रहती है। तो मैं पूछा कि रिटर्न मतलब यही होता है क्या? तो बोले हाँ ऐसा हो सकता है कि हम लोग इनकम टैक्स भरेंगे और रिटर्न मतलब उसके बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देगा? सुविधा देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न। फिर बाद में उसको गूगलिंग किया, थोड़ा सा देखा, रिसर्च किया, तब पता चला कि रिटर्न का मतलब क्या होता। ये रिटर्न वापसी वाला रिटर्न नहीं है। रिटर्न मतलब फाइलिंग द इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशंस को फिल करना या फाइल करना, दैट इज कॉल्ड रिटर्न्स। तो इनकम टैक्स रिटर्न मतलब इनकम टैक्स मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको क्या करना है? इंफॉर्मेशंस देना है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। जीएसटी रिटर्न मतलब जीएसटी से रिलेटेड आपको क्या देना है? इंफॉर्मेशन। तो यहाँ इंफॉर्मेशंस मतलब होता है, ना कि रिटर्न मतलब वापस करने वाला रिटर्न नहीं, ठीक है। So GST return is a document that will contain all the details of your sales, purchase, tax collected on sales, जिसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। दो टाइप का टैक्स बताया था, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब सेल पे टैक्स लगना। जैसे आप जब गुड्स सेल करते हैं तो उस पर जो टैक्स लग रहा है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। और जो परचेज करते हैं वो क्या कहलाता है? उस पर लगने वाला टैक्स इनपुट टैक्स। जो सेल करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। और जो परचेज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनपुट। तो इनपुट पे लगने वाला टैक्स क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। और सेल पे लगने वाला टैक्स क्या कहलाएगा? आउटपुट। कोई बोल रहा है कि जीएसटी रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट दैट विल कंटेन ऑल द डिटेल्स ऑफ योर सेल्स का इंफॉर्मेशन लगेगा, परचेज का लगेगा, टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स मतलब आउटपुट टैक्स का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, टैक्स पेड ऑन परचेज। अच्छा, यहाँ वर्ड एक यूज हुआ है कलेक्टेड और यहाँ वर्ड यूज हुआ है पेड। कलेक्टेड मतलब सर जब हम सेल करते हैं तो गुड्स का भी पैसा कस्टमर से लेते हैं और साथ ही साथ क्या चीज कलेक्ट करते हैं सर? टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको क्या लिखा हो गया है? टैक्स कलेक्टेड। और जब हम लोग परचेज करते हैं तो गुड्स का भी पैसा पे करते हैं और साथ ही साथ टैक्स का भी पैसा, इसलिए क्या लिखा है? टैक्स पेड ऑन परचेज। वंस यू फाइल जीएसटी रिटर्न, क्या लिखा है? वंस यू फाइल जीएसटी रिटर्न यू विल नीड टू पे द रिजल्टिंग टैक्स लाइबिलिटी। जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो तो आपके ऊपर जो भी टैक्स की लाइबिलिटी आएगी उसे आपको पे करना पड़ेगा, मनी दैट ओ द गवर्नमेंट।
तो टैक्स की लायबिलिटी निकलती कैसी है, ऐसे निकलती है। आप जो सेल किए हो इसके बारे में बताया भी था, सेल करते हो उस पे क्या चार्ज करते हो, जीएसटी, है ना। तो जीएसटी ऑन या सेल्स पे जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हो वो अमाउंट लिखना पड़ता है। मान लो अमाउंट कितना आपने कलेक्ट किया है, एक महीने में 20,000 क्या कलेक्ट किया है, सेल पे जीएसटी कलेक्ट किया। और आप जो परचेज किए हो उस पे क्या पे किए हो, जीएसटी। मान लो उस पे जीएसटी पे किए हो कितना, 15,000 कितना पे किए हो, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी पड़ेगी। हम कर क्या इस प्रोसेस को बोलते क्या है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। इसे क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स का क्रेडिट। हम जो इनपुट टैक्स, ये क्या है हमारे लिए, इनपुट टैक्स, उसका क्रेडिट ले रहे हैं, मतलब उसका बेनिफिट ले रहे हैं। किससे, तो ये सेल पे जो जीएसटी आया ये किसका, मेरा पैसा है या गवर्नमेंट का, सब गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट ने एक हमें क्रेडिट दे रहा है क्या, कि अगर तुम परचेज पे कोई टैक्स पे कर रहे हो तो वो हमारे सेल पे जो टैक्स कलेक्ट किए हो उसमें से माइनस कर लेना, निकाल लेना। सारी बात समझ में। तो इस प्रक्रिया को बोलते क्या है, ये जो इसमें से इसको माइनस कर रहा है इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। क्या लेना, इनपुट टैक्स। तो ये हो जाएगा 5,000 हमारी क्या हो जाएगी सर, टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। ये जब तक पे नहीं करेंगे तब तक रिटर्न फाइल नहीं। सर कहने का मतलब सेल पे का टैक्स ज्यादा है और परचेज पे टैक्स कम है तो डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अच्छा आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताना, क्या ऐसा हो सकता है कि सेल पे टैक्स, किसी महीने में सेल पे टैक्स कम हो 8,000 है और परचेज पे आप लोग टैक्स ज्यादा पे कर दिए हो 15,000, ऐसा हो सकता, समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन। इसी महीने में मान लो ये एक महीना था जिसमें सेल पे टैक्स था 20,000 और परचेज जितना किए उस पर टैक्स हमने पे किया था 50, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी महीने में सेल पे टैक्स हो 8,000, परचेज पे टैक्स हो 15,000, ऐसा हो सकता है। क्यों, अब नहीं हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हो सकता है, अब नहीं हो सकता है, कैसे, प्रूफ करो। किसको किसको लग रहा है कि हो सकता है, थोड़ा सा एक बार हैंड रेस करिए। हो सकता है, गुड। बाकी लोग को लग रहा है नहीं हो सकता, कि परचेज पे टैक्स, सेल पे टैक्स कम हो और परचेज पे टैक्स ज्यादा हो। किसको लग रहा है नहीं हो सकता है, किसको लग रहा है नहीं सर ये सब तो हमारे क्षमता से ऊपर की चीजें हैं। अरे हो सकता है, नहीं एक तो ऑप्शन चूज करो। नहीं हो सकता है, गुड। हो सकता है, हो सकता है। प्रेरणा बेटा अब हम आपकी तरफ देखना चाह रहे हैं इसलिए कई बार हम फोकस, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो बोल रहा है हो सकता है वो थोड़ा सा बताइए, कौन बताएगा कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। हाँ बताइए। ये क्या है, परचेस कर ली और कहीं नहीं बिका, गोडाउन में पड़ा है, वेरी गुड। तो सेल में टैक्स हाँ सर, गोडाउन पे पड़ा हो या किसी महीने में, जरूरी थोड़ी नहीं कि हम सेल ज्यादा करें, किसी महीने में हम परचेज हैवी कर लिए सर। सारी बात समझ में। किसी महीने में हमने मान लो ठंडी आ गई, हमें कपड़े की शॉप है, हमें ठंडी के गारमेंट्स मंगा के रखने हैं बेचने के लिए, सर उस महीने हमने परचेज बहुत ज्यादा कर लिया लेकिन सेल नहीं हुआ सर, है ना। तो उस केसेस में हो सकता है सर इस पे टैक्स कम हो। तो सर मान लो ये सेल पे टैक्स है 8,000 और परचेज टैक्स है 15,000। परचेज पे जो टैक्स लगता है वो हमें गवर्नमेंट से लेना होता है और सेल पे जो टैक्स लगा है वो गवर्नमेंट को देना होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई ना सर, इतना देना था इतना लेना था, डिफरेंस अमाउंट हम गवर्नमेंट को दे दिए। अब इसमें बताओ सर, देना था गवर्नमेंट को 8,000, लेना है 15,000, तो क्या गवर्नमेंट 7,000 रुपये हमको देगा, ये माइनस में फिगर हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट 7,000 देगा, हाँ हाँ नहीं देगा, नहीं सर। सर हमारा गवर्नमेंट ये वर्ड सीखा है, ये नहीं, ल सीखा है, द नहीं सर। तो लेना जानता है, देना, जब आप लेने जाओगे मांगोगे कि सर देखो इस साल इस महीने तो हम ईमानदारी से दिए आपको, इस महीने में आप हमें वापस कर दो, तो क्या बोलेगा, बोला हम पहले ही बताए हैं कि हम क्रेडिट तभी देंगे जब तुम कहीं से कलेक्ट करके लेके आओगे,
अगर बोला कि हम अगर तुमको दे देंगे तो कस्टमर भी हमें कल से मांगने लगेगा कि हम भी दे के आए हैं कहीं पे, हमको वापस करिए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमने क्या नियम बना रखा है कि हम तभी आपको देंगे जब आप कहीं से ज्यादा कलेक्ट करके लेके आओगे। तो ऐसा काम करो कि तुम तो खाते हो नहीं इसलिए टैक्स तुम्हें खाना नहीं है, लेकिन जब अगले महीने तुम सेल करना, है ना, तो उस केसेस में क्या करना, ये 7,000 रुपए अगले महीने में एडजस्ट कर लेना। क्या कर लेना, हम वापस नहीं करेंगे लेकिन हम तुमको कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड। मतलब ये 7,000 रुपए कब ले लेना तुम, अगले महीने। मतलब बोला कभी तो कभी ऐसा होगा, इस महीने नहीं बिका इस समय, कभी तो होगा कि तुम्हारा सेल ज्यादा रहेगा और परचेज क्या रहेगा, कम रहेगा। अब एक बार वुलन गारमेंट्स मंगा लिए तो क्या अगली बार फिर मंगाओगे क्या, नहीं सर। हो सकता है नेक्स्ट मंथ क्या हो, हमारी परचेज बहुत कम हो और सेल ज्यादा हो, तो उस केसेस में हम क्या ले लेंगे, अपना 7,000 का क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब उस महीने उसका बेनिफिट ले लेंगे। आ रही बात समझ में सबको। तो गवर्नमेंट इनपुट टैक्स रेट, जब आपका इनपुट टैक्स कम है तो आपसे पैसा मांगेगा, और जब इनपुट टैक्स ज्यादा है तो आपको पैसा देगा नहीं, क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड कर देगा। क्या कर देगा, कैरी फॉरवर्ड। हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसा होता है कि अगर आपने इनकम टैक्स पे कर दिया है और आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो आपको रिफंड कर देता है। क्या कर देता है, इनकम टैक्स रिफंड। लेकिन जीएसटी में रिफंड का कोई भी सिस्टम असेसमेंट होने के समय जीएसटी पहले बहुत नहीं, नहीं, हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं। जैसे असेसमेंट क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि इतना लगेगा जीएसटी, डिपार्टमेंट कह रहा है इतना लगेगा, और उसने बोला कि एक बार तुम पे, उसमें सिस्टम होता है कि डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया कि इतना है तो पहले आपको पे करना पड़ेगा, फिर उस पर आगे प्रोसीजर प्रक्रिया होगी, छानबीन होगा, आप केस करोगे, अपने डॉक्यूमेंट दोगे, तब ज्यादा आपसे ले लिया गया है तो रिफंड करेगा। लेकिन क्रेडिट के समय ऐसा नहीं करेगा आपको। क्लियर है आप लोग को, व्हाट इज जीएसटी रिटर्न। तो जीएसटी रिटर्न में नॉर्मली क्या इंफॉर्मेशन लगता है सर, परचेज का, सेल, हालांकि परचेज का रिटर्न नहीं लगता है सर, परचेज का डिटेल सब हट गया है, बताऊंगा आगे। अब केवल सेल का डिटेल देना पड़ता है, कितना आपने सेल किया, आउटपुट टैक्स का डिटेल देना पड़ता है और इनपुट टैक्स। ठीक है, फिर आता है सेकेंड, हु शुड फाइल जीएसटी रिटर्न। हु मतलब सर कौन फाइल करेगा, मतलब किसकी लाइबिलिटी है, कौन कब करेगा फाइल। तो क्या लिखा है, जीएसटी हैज टू बी फाइल्ड बाय ऑल द बिजनेस एंटिटीज हु आर रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी सिस्टम। The filing process has to be identified on the basis of the nature of the business. In general, any business which is enrolled under the GST system will be required to file 2 returns. Normally कितने रिटर्न फाइल करना है सर उनको, 2 रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस, पे, एंड 1 रिटर्न ऑन अ एनुअल बेसिस। तो 2 रिटर्न भरते, एक GSTR 1 और एक GSTR 3B, और एक रिटर्न एनुअल बेसिस पे भरा जाता है, GSTR 9 एनुअल रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एनुअल रिटर्न। मतलब वो पूरे साल का समरी होता है। क्या होता है, पूरे साल का समरी आपको देना। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, तो जीएसटी रिटर्न्स एंड ड्यू डेट फॉर, जीएसटी का रिटर्न्स एंड ड्यू डेट फॉर फाइल। जीएसटी कौन कौन से रिटर्न होते हैं और उसका ड्यू डेट का, ड्यू डेट मतलब समझ रहे हो ना, कब तक उसको रिटर्न फाइल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ एक लिस्ट हमने बनाया, उसको लिस्ट को देखते हैं। पहला रिटर्न क्या है सर, GSTR 1। क्या है, GSTR। और ये भी समझे कि कौन से रिटर्न में क्या भरना पड़ता है, ये किसमें सीखेंगे सर, डिस्क्रिप्शन। तो GSTR 1 में क्या भरने की जरूरत है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज अफेक्टेड। सर GSTR 1 में सेल का डिटेल जाता है, किसका डिटेल जाता है, सेल का। क्या लिखा हुआ है, आउटवर्ड। देखो मैं बोल तो रहा हूँ सेल, लेकिन प्रॉपर वर्ड क्या है सर, आउटवर्ड। क्योंकि सेल के केस में जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी किस पे लगता है, सप्लाई के केस में लगता है। किस में लगता है, सप्लाई। तो मैं अगर सेल भी बोल रहा हूँ तो मेरा मीनिंग मतलब वही आपको समझना है, आउटवर्ड। क्या समझना है, आउटवर्ड। तो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज अफेक्टेड
ठीक है, तो GSTR 1 में हमें किस चीज की डिटेल डालना है, आप जो भी सेल कर रहे हो उसका डिटेल डालना है। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उसकी सर, मंथली या क्वार्टरली, मतलब एवरी मंथ भरना है या क्वार्टरली इफ ऑप्टेड। मतलब सर कब ऑप्टेड हो करना पड़ता है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप क्या ले सकते हो, मंथली की जगह पे क्वार्टरली ऑप्शन, मतलब 3 महीने का एक बार भरोगे। ठीक है, और सर ड्यू डेट क्या है, 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट। ठीक है सर, 10 तारीख, अगर आप मंथली चूज किए हो तो 10 तारीख ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, मतलब सर जैसे अप्रैल का टोटल सेल जितना आप किए हो तो आपको कब भरना पड़ेगा, 10th मई को। कब तक भरना पड़ेगा, 10th मई तक। मतलब आप 1 मई को भी भर सकते हो, 2nd मई, 3rd मई, 4th मई, 5th, लेकिन 10 तारीख तक आपको भरना है। कभी गवर्नमेंट 1-2 दिन डेट आगे कर देता है, 11 तारीख कर देता है, 12 तारीख कर देता है, नॉर्मली 11 तारीख रखता है, क्या रखता है। तो जैसे अप्रैल का टोटल सेल का डिटेल कब भरेंगे, 11th मई तक। मई का कब भरेंगे, 11th जून तक। जून का कब भरेंगे, 11th जुलाई। समझ पा रहे हो, सब्सिक्वेंट में। और अगर आपने क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा है तो एंड ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। सबसे पहले क्वार्टर समझ लेते हैं, एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, किसी को 4 नहीं लग रहा, हुँ? नहीं लग रहा, क्वार्टर मतलब तो 1/4 होता है क्या, अवनी क्या लग रहा है, 3 या 4, 3 कैसे, क्वार्टर में 4 फील नहीं आ रही, हाफ में 2, 1/2, क्वार्टर में 1/4, फुल में फुल तो होता ही है। हाँ? नहीं, इसमें फील नहीं आ रही, आ रहा है, तो 1/4 रहता है, क्या रहता है क्वार्टर मतलब। तो हमारे पूरे साल में कितने, अब कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3 मंथ। समझ रहे हो, इसलिए क्या बोलते हैं 3, बहुत लोग क्वार्टर को 4 मंथ बोल देते हैं सर, तो 1/4 क्वार्टर, हाफ। इसका देसी नाम भी है, बड़ा चर्चित नाम है ये सब आज की डेट में, क्वार्टर, हाफ, फुल, क्वार्टर लेंगे कि हाफ, फुल, है ना। इसका देसी नाम क्या है, बताओ भाई आप लोग, नहीं पता, पता है कि बताना नहीं चाह रहा, हाँ बताओ राजकुमार। नहीं नहीं, अरे वो सर वेराइटी नहीं, इसको पौवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पौवा बोलते हैं इसको। अब इसको क्या बोलते हैं, अच्छा, है ना, नाम भी देखो क्या क्या नाम रखे हैं। जैसे मैं उरला में ना धान अपना, धान के हमारे राइस मिल का भी काम है, तो एक दिन भैया बोला कि यार धान जा रहा है, थोड़ा सा उसमें क्वालिटी का इशू हो रहा, तो जाके वहाँ राइस मिलर से मिलके उसको मैटर सॉल्व कर दो। तो मैं गया वहाँ, उनसे बातचीत किया, बातचीत करने के बाद और डील करने के बाद जब अनलोडिंग होने लगा, तो जैसे ही शाम को 6 बजा, आधा ट्रक अनलोड हुआ था, वो सब क्या कर दिए, हाथ उठा लिए लेबर लोग कि हम नहीं उतारेंगे भैया, अब तो समय हो गया, हमारे यहाँ भी बाल बच्चे हैं, घर जाना है, ये वो नाटक चालू। अब मैं सोचा यार आज तो इंस्टीट्यूट बंद करके आए, मतलब नहीं, कल फिर लग रहा आना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा इशू सर, ट्रक वाला एक दिन का हॉल्टिंग 10,000 अलग से पे करना पड़ेगा, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए मैटर। तो मैं बहुत समझाया, अरे भैया 100-200 ज़्यादा ले लेना, दिक्कत ये वो ऐसा वैसा, बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को रेडी। तो ड्राइवर मेरे को परेशान देखते हुए बोला, भैया क्या क्या हो गया, मैं बोला यार ऐसा ऐसा केस है, ये सब सुन ही नहीं रहे हैं। जबकि मैं इन लोग को लेके आया था तो ये बात पे आया था कि पूरा ट्रक क्या करना है, अनलोड करना। अब ये पैसा मांग रहे हैं, काम आगे नहीं कर रहे। बोला भैया आप नहीं डील कर पाओगे, मतलब क्यों, क्योंकि आपको हैबिट नहीं है, मुझे आदत है इन लोग को डील कैसे डील किया जाता है, मैं डील करूंगा, बस आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या, मैं बोला क्या, बोला भैया बस 500 रुपये आप दो। बोला आप कितना एक्स्ट्रा देना चाह रहे हो, मैं बोला मैं 8 लेबर हैं तो 2,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा। बोला 2,000 बहुत ज़्यादा दे रहे हो आप, 500। मैं बोला 2,000 दे रहा हूँ तो भी ये लोग नहीं सुन रहे। बोला 2,000 नहीं लगेगा, आप 500 रुपये दो। ये कौन सा जादू तुम दिखाने जा रहे हो भाई, तो फिर दो और गाड़ी अपना दे दो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। बोला कहाँ जा रहे हो, बोला भट्ठी जा रहे हैं। कौन सा भट्ठी से क्या लेके आएगा,
मैं फर्स्ट टाइम सुना जब वो भट्टी से आया दारू का बोतल लेके, तब मैं समझा अच्छा भट्टी मतलब भट्टी इसको, तो दारू भट्टी, हाँ नाम देखो भट्टी। तो वहां पे हालांकि भट्टी मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुना, बाकी ये सब चीज मैं पहले जानता था क्योंकि मैं बहुत लेवलों को डील किया हूँ। तो वहां क्या बोलते हैं सर, क्वार्टर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? तो दारू लाने के बाद ना वो जैसे नहीं उसे कुत्ते को ऐसे बोन लटका रहे हो तो कुत्ता उस तरीके से बोला भाई जल्दी उतारो यार, रखा हुआ है, तुम लोग खा पी के जाओगे यहाँ पे कि? छत्तीसगढ़ी भाषा में बात किया हूँ। बोला ऐसे दिखाया, दिया नहीं, ऐसे केवल दिखाया, ले आए हैं तुम लोग के लिए, जल्दी करो उतारो, खाओ पियो चलो चला जाए। कहाँ पर से वो लोग पूरे फुल एनर्जी से काम से, मतलब जो 2,000 रुपये उनको मिल रहा था वो 2,000 में लेके कितने में अटक गए सर? 500। तो बोलते ना कभी कभी पैसे की जगह ये सब काम करते हैं, है ना। वो लोग फिर फुल स्पीड से काम किया और मतलब न जाने डबल एनर्जी कहाँ से आ गई वो देखते ही फट 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 काम करके। जब क्या तो ड्राइवर वाला देखे देखे सर काम करा दिया आपका। तो अपना तो क्वार्टर को बोलते हैं भैया पहुआ, हाफ को लोग बोलता है अद्धा, नाम भी देखो, और फुल को खंभा बोलते हैं मैं तो लाखी नगर चौक जाता हूँ ना तो मैं उस दर्शन करता हूँ, जैसे जा रहा हूँ गाड़ी से, ट्रैफिक वहाँ ट्रैफिक लाइट जब से चल लग गई है, वहाँ ट्रैफिक लाइट रहती है, यहाँ डिसिप्लिन मुद्रा में मैं देखता उधर देखता हूँ तो यहाँ डिसिप्लिन मुद्रा में खड़े रहते हैं लोग लाइन से, कोई हड़बड़ी, मतलब ट्रैफिक में रहते हैं तो यही लोग जो डिसिप्लिन मुद्रा होते हैं हॉर्न बजा बजा के रास्ता, लेकिन वहाँ क्या एकदम डिसिप्लिन मुद्रा में खड़े रहते हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए, और वहां से ऐसा लगा कोई उपहार बट रहा हो और वहां से उपहार लिए, और पी पी के शरीर गला रखे हैं। मैं तो कभी देखता हूँ तो ऐसे भरते हैं वो लोग, मतलब पैंट क्या हो रखा है ऐसा एकदम गल गया है, मतलब जो यहाँ पे हुक लगना चाहिए वो कहाँ लग रहा है, हुक यहाँ लग रहा है पैंट में, और उसको ऐसे भरते हैं जैसे गिर ना जाए, इतना अमानत एकदम ऐसे करके एकदम आराम से भरते हैं बोतल को। हाँ गिरे हैं, 2-3 बार उसको चेक करते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो कि गिर ना जाए। मतलब देश यही चला रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग को हंसी लग रही है, देश यही चला रहे हैं सर। हम लोग तो कितने परसेंट जीएसटी देके इतना गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं कि अरे पूरा टैक्स 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 सुबह से लेके, और शराब पे कितना है जीएसटी आपको पता है? 300% से ज्यादा है। कितना? 300। शराब मतलब देश जो चल रहा है दो चीजों से चल रहा है, शराब, दारू और पेट्रोल, दो चीजों से। अगर आपको ध्यान हो तो जो कोविड लगा, गवर्नमेंट को और चीजों पे टैक्स लगने या और सब्जी अब्जी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं कर रहा, देश की आर्थिक मतलब राज्य की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी, गवर्नमेंट ने क्या बना दिया सर? ऑनलाइन सिस्टम बना दिया कि आप घर मंगा के दारू पीजिए, नहीं तो आप लोग नहीं पियेंगे तो हमारा राज्य देश, आपको पता ही नहीं सर कोविड में ऑन सब्जी फब्जी का ऑनलाइन व्यवस्था नहीं हो रहा है, सब्जी दाल चावल वो नहीं हो रहा है, किसकी व्यवस्था हो गई सर? उसका ऐप बन गया, गवर्नमेंट फटाक से ऐप बनाया उसका, बोला सब्जी में तो ऐसे ही टैक्स नहीं मिलता है, दाल चावल पे ऐसे ही टैक्स अनाज में नहीं है, उसने किसकी व्यवस्था बनाया सर? उस ऐप का व्यवस्था बनाया कि भाई दारू बेचो। तो 300%, ये लोग तो मतलब हमारे देश में दो ही देशभक्त हैं, एक जो बेचारे सेना पे, सेना लोग हैं जो सरहद पे हैं बेचारे, और एक ये लेबर मजदूर से जो बेचारे दिन भर अपने पीठ पे वजन ढो ढो के 300 400 500 कमाते हैं और जाके फिर शाम को गवर्नमेंट के पास न्यौछावर कर देते हैं। तो देश दो ही लोग चला रहा है, एक सुरक्षा चल रहा है और ये आर्थिक व्यवस्था ये लोग चला रहे हैं। और हम लोग को देखो, हम लोग को जानकारी नहीं रहती है सब चीज़ें, जिनको जानकारी रहती है वो गाली देते हैं, अरे कितना है देखो, परिवार को पैसा नहीं देता है, पूरा पैसा उड़ा देता है, घर का खर्चा दारू पी के लौटा रहता है। लेकिन अगर उसको ध्यान से आप देखें तो उनके बदौलत हम लोग अच्छे रोड पे, है ना, अच्छे गार्डनिंग, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग यूज कर पा रहे हैं ये जोक की बात है, आप लोग इंस्पायर्ड होके आप लोग भी मत कंट्रीब्यूट करने लगिएगा तो क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब सर क्वार्टर 1/3 1/4 मतलब 3 मंथ,
तो अगर क्वार्टरली चूज किया तो कब भरना पड़ेगा सर? एंड ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। जैसे पहला क्वार्टर कब रहेगा सर बताइए? फर्स्ट क्वार्टर क्या रहता है? यस, अप्रैल मई जनवरी टू मार्च मत बोलिएगा, क्या बोलना है सर? हमारा न्यू ईयर कब होता है? अप्रैल मई जून। तो जून के कब करना है सर? 31 जुलाई तक। एंड ऑफ द मंथ सक्सीडिंग मतलब आगा आगे, सक्सीडिंग द क्वार्टर, क्वार्टर के आगे वाले महीने में के अंत तक आपको क्या करना है? रिटर्न फाइल करना। ठीक है? हमारे यहाँ एक स्वीपर आता है यादव यादव बोल के, उसका भी शरीर एकदम गल गया है। एक दिन साफ सफाई किया, सब कुछ किया, तो बोला भैया हमको जो है नेक चाहिए, ऐसा वैसा, कोई फेस्टिवल था उसके। तो मैं बोला एक क्वार्टर कितना आता है, कितने का? उतना दे देता हूँ। मैं नहीं नहीं भैया, मैं विष्णु भगवान का भक्त हूँ, मैं नहीं पीता ये वो। यार तू तो बड़ा अजीब निकल गया, पहला लेबर ऐसा बोल रहा है जो मैं पीता नहीं हूँ। बोला यादव ये बता, तो तेरा शरीर कैसे गल गया जब तू पीता ही नहीं है? तो शरीर तो एकदम, मांस तो एकदम गल गया, हड्डी एकदम गल गया। नहीं नहीं सर, मैं कसम खा रहा हूँ मैं नहीं पीता, आप विश्वास करो, मैं माँ भगवती ये वो पूजा करता हूँ, ऐसा हो सकता। लेकिन वो चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं। कुछ तो ये जरूर खाता है जो इसका शरीर, पता था नशे वालों की शरीर अलग दिखती है सर, मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगा यार क्या व्यवस्था है। मैं बोला फिर भोले बाबा का प्रसाद लेते हो क्या? बोला हाँ वो जरूर लेते। हाँ गांजा पीता हूँ। बोला हाँ। तो इतना सीधापन बनना है दारू नहीं पी के, देखिए कितना, जैसे हो ना चोरी नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, कोई और अपराध कर रहे हैं, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि भैया हम चोरी वोरी नहीं करते। बोला हाँ सर वो तो भोले बाबा प्रसाद है, वो लेते हैं, वो हर दिन सुबह शाम कभी कभार। हाथ हाल है यार तुम्हारा। तो जीएसटीआर 1 हो गया सब, फिर आता है कौन सा? जीएसटीआर, लेकिन देखिए क्या लिखा है, जीएसटीआर 2 सस्पेंडेड फ्रॉम सितंबर 2017 ऑनवर्ड्स। अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए या आपको कोई जीएसटी का बोर्ड का मेंबर बना दिया जाए, भी आपको जीएसटी चार्ज करना है, तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे कि हमें सेल का दे दे डिटेल, और सामने वाला पार्टी मतलब सामने वाला जो सप्लायर है वो सेल्स का डिटेल दे दे, उस पर टैक्स का दे दे, और परचेज का डिटेल दे दे, उस पर इनपुट का दे दे, फिर आउटपुट में से इनपुट माइनस करके बैलेंस हमें क्या कर दे? पेमेंट कर दे। तो उसके हिसाब से बना हुआ था, पहला जीएसटीआर 1 बना दिया सेल का डिटेल, और जीएसटीआर 2 में क्या बना दिया? परचेज का डिटेल। लेकिन बाद में इन लोग को समझ में आया कि यार ये इंफॉर्मेशन हमें जरूरत नहीं है, सस्पेंड कर दिया इसको। सर क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उसने देखा कि यार हमने ऐसा सिस्टम सेंट्रलाइज बना रखा है कि अगर कोई सेल जैसे हम करेंगे और उसका रिटर्न फाइल करेंगे, तो जो हम अपने कस्टमर, जैसे हमने मान लो मैं सेल कर रहा हूँ आप लोग, तो जैसे ही आपका जीएसटी नंबर डालूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल में आप कितना परचेज किए हो वो आपको क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं सेल कर रहा हूँ, मैं सेल का डिटेल डाल दिया, मैं परचेज जिससे जिससे किया हूँ वो जो रिटर्न, मान लो मैंने आप लोग इतने लोग से परचेज किया है, तो आप लोग के लिए वो क्या हो गया? सेल हो गया, मेरे लिए क्या हो गया? परचेज हो गया। तो आप भी जीएसटीआर 1 भरोगे, तो जब जीएसटीआर 1 भरोगे तो मेरा जीएसटी नंबर डालोगे, तो मेरे पोर्टल पे ऑटोमेटिकली क्या दिखने लगेगा? टोटल परचेज। तो गवर्नमेंट देखा यार टोटल परचेज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दोबारा क्यों हम एसएससी को बोले कि तुम जीएसटीआर 2 भरो? मेरी बात समझ पा रहे हो ये क्यों हट गया? कि सर हमारे पोर्टल में ऑटोमेटिकली परचेज का डिटेल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए जीएसटीआर 2 जो कि परचेज का डिटेल रहता था वो क्या हो गया? हट गया। फिर 3 था, जीएसटीआर 2 और 3 दोनों को हटा के उन्होंने क्या कर दिया? 3B एक ला दिया। क्या ला दिया सर? तो 3B में क्या डिटेल डालते हैं? केवल और केवल परचेज का डिटेल नहीं डाल रहा है, केवल इनपुट टैक्स का डिटेल डाल रहा है। सर वहां तो परचेज के साथ साथ इनपुट टैक्स का भी डिटेल आ जाएगा। यस आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि भाई वो तो सामने वाले ने डिटेल डाल, हो सकता है सामने वाले ने, आप 10 लोग से परचेज किए हो, 8 लोगों ने रिटर्न भरा, 2 लोग रिटर्न नहीं भरा, तो 2 लोग का नहीं दिखेगा। तो आप क्या करो,
आपके हिसाब से टोटल आपका इनपुट टैक्स कितना है, बस केवल इनपुट टैक्स डाल दो, एक एक परचेज का डिटेल मत डालो, टोटल इनपुट टैक्स डाल दो। तो हम ज्यादा डाल सकते हैं क्या, तो जितना हम परचेज किए हैं वो तो हमारे ऑटोमेटिकली किस में दिखेगा, टोटल में दिखेगा। थोड़ा बहुत ज्यादा डाल सकते हैं, समझो मान लो 10 लोग से परचेज किया, 8 लोगों ने रिटर्न भरा, 2 लोग नहीं भरा रिटर्न, तो 2 लोग के हिसाब से मान लो 100 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो हमारे हिसाब से 1000 हुआ, लेकिन हमारे पोर्टल में दिख रहा है 800, तो हम 800 की जगह पे 1000 भर सकते हैं, लेकिन 800 की जगह पे 8000 ऐसा भर सकते हैं क्या। तो अगर हम 1000 भी भर रहे हैं ना, तो हमें वहां सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, हालांकि कोई भरता नहीं है। सिस्टम क्या है कि अगर 800 दिख रहा है, मेरे हिसाब से 1000 हो रहा है, तो हम 8 ही सौ लेंगे। और कौन कौन सा 2 लोग नहीं भरे, मतलब कौन कौन बिल नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, उसको मार्क कर लेते हैं, वो जब दिखता है तब हम लोग, क्योंकि जब वहां 800 दिखेगा, हम यहाँ 1000 करेंगे, तो वहां से फिर नोटिस आएगा गवर्नमेंट से, फिर उसका रिस्पॉन्स बनाओ, उसका बताओ, तो इतना झंझट में ना फंसने से अच्छा क्या है कि हम क्या कर देते हैं, रिकंसिलेशन करते हैं, वहां 800 दिख रहा है, हम भी 800 डाल देते हैं, और ये देख लेते हैं अच्छा ये 2 बिल अभी तक नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, अगले महीने में रिफ्लेक्ट होगा तब डाल देंगे। तो नहीं रिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या होता है, जैसे नहीं देने का ये होता है कि मान लो सामने वाले बंदे ने क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा, वो हर मंथ तो भरेगा नहीं रिटर्न, वो तो क्वार्टर में भरेगा, तो हमें 3 महीने तक दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, समझ पा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई आपके हिसाब से इनपुट टैक्स कितना हो रहा है आप डाल दो। तो नॉर्मली लोग क्या करता है, अपना जो ऑटोमेटिकली जो वहाँ इनपुट टैक्स दिखता है उसको देखता है, और एक्चुअल कितना है दोनों को पहले रिकंसाइल करता है, और जितना पोर्टल पे दिख रहा है उतना ही क्लेम करता है, और ये मार्क कर लेता है अच्छा ये बिल का नहीं दिख रहा है, इसको नोट करो, ये आगे हम इसको इसका बेनिफिट ले लेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये रिटर्न किस में जाता है, 3B में। तो नॉर्मली आपको बताया 2 ही रिटर्न जाता है, एक GSTR1 और एक GSTR3B। GSTR1 में क्या डालते हैं सर, सेल्स का डिटेल प्लस टैक्स का डिटेल, आउटपुट टैक्स। और GSTR3B में क्या डालेंगे, ध्यान से समझना, ये जो डिटेल हम लोग डाल रहे हैं, ये GSTR1 में डाल, बहुत लोग इसको R1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R1। तो GST का रिटर्न 1, फॉर्म 1। सेल मान लो कर रहे हैं 1 लाख, ये डिटेल दिखा रहे हैं, और एक एक बिल इसमें दिखाना पड़ता है सर, और उस पे मान लो हो गया 18,000। और 3B में क्या डालेंगे सर डिटेल, GSTR3B। तो परचेज का डिटेल नहीं डाले, ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, आउटपुट टैक्स है, राइट। 3B में हम लोग ना परचेज का डिटेल नहीं डालते, नो, बस केवल और केवल टोटल टैक्स का डिटेल डालते हैं, हमारा टोटल टैक्स कितना है, इनपुट टैक्स 10,000। और साथ ही साथ सीबी में जो हम सीबी में क्या होता है ना, जब हम भरेंगे, तो जब GSTR1 भरे रहेंगे उसका टैक्स ऑटोमेटिकली वहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये दिखा देगा इतना लाइबिलिटी है, ये हमें भरने के लिए देगा 10,000, तो बैलेंस कितना पे करना पड़ेगा, 8,000। तो ये हमें पे करना पड़ता है, क्या करना होता है सर, पे करेंगे तभी जाके ये रिटर्न फाइल होगा, अदरवाइज ये रिटर्न फाइल नहीं होगा। इसलिए 3B को लोग रिटर्न कम चालान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चालान। से चालान समझते हो, जिसके माध्यम से हम पेमेंट करते हैं। तो ये रिटर्न भी है और साथ ही साथ इसमें टैक्स पेमेंट करना भी है, तो इसको चालान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो कौन कौन सा रिटर्न भरना पड़ रहा है सर, GSTR1 में, जिसमें हम सेल का भी डिटेल डाल रहे हैं और टैक्स का डिटेल डाल रहे हैं। और GSTR3B में केवल और केवल इसको क्या बोलेंगे, ITC, इनपुट टैक्स का डिटेल डालना है, क्या डालना है, इनपुट, और उसका क्रेडिट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आ रही बात समझ में। GSTR1 और GSTR3। अच्छा सर, इसका डेट क्या होता है GSTR3B का, नॉर्मली 20th क्या होता है, 20 ऑफ द नेक्स्ट 20 तारीख। जैसे अप्रैल का कब तक भरना है, GSTR1 10 मई तक, और GSTR3B 20th में। समझ गए बात को। मई का कब भरना है सर, 10 जून GSTR1, और GSTR3B 20th जून तक, ठीक है। तो पहले हम लोग GSTR1 भर लेते हैं, जिससे GSTR3B में क्या हो सर, टैक्स का फिगर हमें रिफ्लेक्ट, आउटपुट टैक्स का रिफ्लेक्ट होगा, और हम इनपुट टैक्स का डिटेल डाल देंगे, दोनों का डिफरेंस हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे।
फिर आता है सर CMP 08। क्या आता है सर? CMP 0। सर CMP मतलब कंपोजिशन स्कीम। क्या होता है सर? कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के बारे में आप लोगों को बता मतलब थोड़ा सा हिंट दिया था। कंपोजिशन स्कीम एक ऐसा स्कीम है जो छोटे बिजनेसमैन के लिए रखा गया है। उसका एक चैप्टर हम लोग डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वहाँ पूछ रहा था हम क्या आप कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, उसको क्लिक करना था, है ना, ऑप्ट करना था। तो अगर कंपोजिशन स्कीम के तहत आप रजिस्ट्रेशन ले रखे हो तो आपको क्या भरना पड़ेगा सर? तब आप GSTR 1 या GSTR 3 भी नहीं भरोगे। ये रेगुलर डीलर के लिए, किसके लिए है? रेगुलर। कंपोजिशन है तो CMP 08 भरना पड़ेगा। सर क्या है ये? स्टेटमेंट कम चालान टू मेक अ टैक्स पेमेंट बाय अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम अंडर द सेक्शन दिस। सर मतलब सर जो कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं ना, उनको क्या करना होता है? कंपोजिशन को, उसको परचेज और ITC वगैरह नहीं मिलता है। उनको बोला जाता है आप जितना सेल किए हो उस पे एक बड़ा ही छोटा टैक्स रेट के हिसाब से आपको क्या देना पड़ता है? टैक्स। ना उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, ना वो मेंटेन करते हैं। उनको सिंपली जितना सेल किए हैं बोलते हैं, उनको बोला जाता है भाई आप इतने झंझट में मत फंसो, परचेज का डिटेल, सेल का डिटेल, फिर ये वो इतना करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक ही डेटा मेंटेन करो, क्या? टोटल सेल्स। और उस पर एक बहुत ही नॉमिनल रेट से क्या भर दो गवर्नमेंट को? टैक्स भर दो। दैट्स इट। तो ये कब भरना है सर? क्वार्टरली। कब करना है? वो भी मंथली नहीं, क्या करना है इनको? क्वार्टरली। 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द, समझ पा रहे हो? हर 18 तारीख, क्वार्टर के हर 18 तारीख तक। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में लिए हो तो ना आपको GSTR 1 3 भी नहीं भरना है, आपको डायरेक्ट क्या भरना है? CMP 08 फॉर्म। उसमें क्या दिखाना है आपको? टोटल सेल्स दिखाना है। और उस सेल्स पे ऑटोमेटिकली जो गिवन रेट है, परसेंटेज है टैक्स का, वो आपको क्या करना है? पे करना है। इसलिए इसका नाम क्या है? स्टेटमेंट कम। फिर कौन सा आ गया सर? GSTR 4। जैसे जैसे क्या है आपका? रेगुलर डीलर को क्या भरना पड़ता है? GSTR 1 3 भी मंथली बेसिस पे और एक एनुअल रिटर्न GSTR 9। उसी तरीके से इनको भी एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। CMP 08 भरेंगे क्वार्टरली रिटर्न, और एनुअल रिटर्न किसमें भरेंगे? GSTR 4। कौन भरेगा सर? कंपोजिशन स्कीम, है ना, एनुअली। सर कब भरना है? 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग अ फाइनेंशियल, है ना, 30th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग अ फाइनेंशियल। मतलब कब भरना होगा सर बताइए? 30 अप्रैल तक। कब भरना होगा? मार्च में हमारा ईयर कंप्लीट होता है, उसका अगला महीना क्या हो गया? अप्रैल। 30th अप्रैल तक वो रिटर्न फाइल करना। तो मेन रिटर्न यही है सर, GSTR 1। सबसे ज्यादा देखने क्या मिलेगा आपको? GSTR 1 और GSTR 3 भी। उसके बाद किसी किसी केस में CMP 08 और GSTR 4। अब जब मैं इसके आगे की चीजें बता रहा हूँ वो बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केस में आपको देखने को मिलेगा। सर कौन कौन सा बताइए? GSTR 5। क्या लिखा है? रिटर्न फॉर अ नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन। ये किसके लिए सर? नॉन रेजिडेंट फॉरेन पर्सन। इसके लिए सर, नॉन रेजिडेंट बंदा है तो उसके लिए कौन सा रिटर्न बनाया गया? स्पेशली GSTR 5। जब कब भरना है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये जानकारी हल्की आप रखिए, लेकिन ये आपको देखने को बहुत ही रेयर केस में मिलेगा, कि बहुत रेयर केस में मिलेगा किसी फॉरेन पर्सन का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। रेयर टू रेयर। GSTR 6 किसको है सर? ISD वाले को। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पढ़े थे ना अपन। हेड ऑफिस क्या करता है? तो वो अगर कोई ISD वाला बंदा है तो उसे GSTR क्या भरना है? 6 भरना है, मंथली 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR 7 क्या है? रिटर्न फॉर द गवर्नमेंट अथॉरिटी डिडक्टिंग TDS। ऐसे गवर्नमेंट अथॉरिटी जो TDS डिडक्ट करते हैं एज पर GST रूल्स,
तो उनको कौन सा रिटर्न फाइल करना है? ये सब बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा सर। GSTR 7 और GSTR 8 क्या है? Details of the supplies affected through the e-commerce operator and the amount of the tax collected at source by them. बोला डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज इफेक्टेड थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई भी चीज सेल कर रहे हो तो आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है? GSTR 8। और GSTR 9 क्या है? ये एनुअल रिटर्न है, जैसा भी बताया हमने। ये रेगुलर, ये देखने को मिलेगा आपको लेकिन साल के अंत में सर। ये रेगुलर डीलर को एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? एनुअल रिटर्न। और इसका डेट बड़ा लंबा है सर, 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कब करना होगा सर? जैसे ये 23-24 का पड़ रहा है, पहले 23-24 को पूरा रिटर्न फाइल करेंगे। और 9 कब भरेंगे सर? 31 दिसंबर ऑफ 24 कब भरेंगे? मार्च कंप्लीट होने के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भरेंगे। दिसंबर तक, हाँ 22-23। फिर आता है GSTR 9A। ये एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम लेवी एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या होता है? 9A जो मिड ऑफ द ईयर कन्वर्ट हो गए, पहले रेगुलर थे और किस में कन्वर्ट हो गए? कंपोजिशन में। एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन लेवी एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। तब उन्हें एनुअल रिटर्न कौन सा भरना पड़ेगा सर? 9A। नॉर्मली क्या है सर? GSTR 4 उनको भरना है, ठीक है। CMP 08 क्वार्टरली कंपोजिशन वाले को और GSTR 4 एनुअली। लेकिन आप ड्यूरिंग द ईयर रजिस्टर्ड से किस में कन्वर्ट हो गए? कंपोजिशन में। तो आपको एनुअल रिटर्न किस में भरना पड़ेगा? 9A। फिर आता है सर 9C, सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये बेसिकली मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट है, उससे ज़्यादा टर्नओवर अगर आप करते हो, शायद 200 करोड़ या 100 करोड़ है, आप देख लेना, चेंज होता रहता है सर। उससे ज़्यादा करना पड़ता है तो उसमें एक सर्टिफिकेट लगता है CA का, है ना। हालांकि शायद वो भी सिस्टम गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट वाला भी हटा दिया है, कोई भी दे सकता है। ऑडिट हटा दिया, GST ऑडिट होती थी, क्या होती थी? GST ऑडिट, ये हट गया है। तो सर सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करना पड़ता है, मतलब रिकंसाइल्ड करके एक स्टेटमेंट देना पड़ता है 9C के माध्यम से। क्या करना होता है? 9C रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लगता है। जिनका टर्नओवर आई थिंक 100 का 100 करोड़ या कुछ है, आप चेक कर लेना एक बार गूगल में, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप सेल कर रहे हो तो कौन क्या एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर? 9C। मतलब ये भी दोगे, GSTR 9 तो दोगे ही दोगे, साथ ही साथ क्या भरोगे आप? GSTR 9। और एक आता है आपका लास्ट GSTR 10। ये क्या है? फाइनल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय अ टैक्स पेयर हुज GST रजिस्ट्रेशन इज कैंसल। जैसे अगर आप GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हो तो आपको पहले कैंसिल करने के बाद GSTR 10, तब तक वो कैंसिल नहीं होगा जब तक GSTR 10 आप फाइल नहीं। उसमें GSTR 10 फाइल की ये शो करता है भाई हमारे पास जो भी लाइबिलिटी थी GST की हमने पे कर दिया और अब हम GST का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते, इसको कैंसिल कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? कैंसल। तो उसके लिए कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे? GSTR 10। तो जब भी आप GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें तो आप इंश्योर हो लें कि आपका एक GSTR 10 फाइनल रिटर्न फुलफिल मतलब फाइल्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? विद इन 3 मंथ्स, कब तक? 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। मतलब कैंसिलेशन के बाद आपको एक बार फाइनल रिटर्न GSTR 10 भरना है। और ये लास्ट सर एक और है GSTR 11। सर ये किसके लिए है? डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज टू बी फर्निश्ड बाय अ पर्सन हैविंग UIN एंड क्लेमिंग रिफंड। UIN मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर ये किनको मिलता है? ये फॉरेन एम्बेसी वगैरह को मिलता है। ये हमारे लिए क्या है सर? मेहमान है। क्या है? गेस्ट है। आ रही बात समझ में? तो जो गेस्ट वगैरह है, जैसे हर देश में क्या होता है, दूसरे देश के
राजदूत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, राजदूत वगैरह रहते हैं सर। वो क्या करते हैं सर, दो देशों में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। आ रही बात समझ में? तो वो लोगों को बोला गया है कि भाई इनके ऊपर जीएसटी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो क्या है सर हमारे देश में, अगर अमेरिका का राजदूत हमारे देश में है तो हमारे लिए क्या है, और हमारे हिंदू धर्म में या हम लोग के संस्कार में क्या सिखाया गया है मेहमान को, क्या बोला गया है, हाँ, अतिथि देवो भव। ठीक है, वो अतिथि है सर, भगवान के समान है। और इस पे गाना भी बना हुआ है, यथाशक्ति, मतलब कोई भी अगर आए तो यथाशक्ति का स्वागत करिए। क्यों, हाँ हाँ हाँ, ना जाने किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे। तो आपके घर में कभी भी कोई भी आए, ऐसा नहीं कि अरे यार दोस्त है इसके घर में, जैसे मेरे घर में कभी कभी हम लोग देखते हैं ज्योति मैडम को, मैं बोलता हूँ जैसे कोई आ गया, इस भाषा ये बना दो ना, अच्छा इसके यहाँ गए थे तो पार्ले जी बिस्किट पानी पिलाया था, मैं नहीं बनाऊंगी कॉफी। अरे भाई, समझ पा रहे हो, वो क्या किया उसके ऊपर फोकस मत करिए। वो आपके घर में चाहे आपका दुश्मन भी आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, यथाशक्ति जो भी आपके पास है तो उसको सत्कार करना चाहिए, उसको खिलाना पिलाना चाहिए। क्योंकि भगवान कभी भी आपको उस रूप में नहीं आएंगे कि सर क्यों, क्योंकि हम लोग का वो लेवल ही नहीं है कि हम उनके उनके रूप को बर्दाश्त कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए। तब तो पार हो जाओगे, जैसे मीराबाई गई और वो घुसी तो उस मंदिर में, लेकिन उनका अस्तित्व नहीं मिला, क्योंकि सर हम लोग का अभी वो लेवल ही नहीं है। नहीं समझ रहे हो बात को, सूरज जी आ जाएंगे दर्शन देने यहाँ तो आप बच पाओगे क्या सर, उनके जो उनके तेज है सर, उस तेज को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो उनको दूसरा रूप धारण करके आना, इस रूप में तो उनका स्वागत करना चाहिए। तो इनसे हम टैक्स नहीं ले सकते हैं, तो अगर इनसे हम टैक्स लेते भी हैं तो इनको क्या बोलते हैं कि सर आपसे लिया तो जा रहा है, लेकिन आप क्या कर लेना सर, एक GSTR 11 भर लेना, और जितना भी आपके ऊपर जो भी आप सामान हमारे देश में खरीदे हो उस पर जीएसटी लगा है, उस पर पूरा क्या ले लेना, रिफंड ले लेना। आज बात समझ में, क्या बोला है, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई टू बी फर्निश्ड बाय अ पर्सन हैविंग यूआईएन। सर यूआईएन किसके पास रहता है, इसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड क्लेमिंग अ रिफंड मंथली 28th of the month following the month for which statement is filed। देखिए यहाँ हमने उसके बारे में कुछ लिखा भी है, क्या लिखा है, यूआईएन इज अ स्पेशल क्लास ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर foreign diplomatic missions and embassies which are not liable to tax in the Indian territory. Any amount of tax, direct or indirect, collected from such bodies is refunded back to। और GSTR 9 is the annual return to be filed by every GST registration registered taxpayer irrespective of their turnover। तो GSTR 9 सबको भरना है, whereas GSTR 9 is reconciliation statement to be submitted by those GST registered taxpayer to whom GST audit applies। like GST audit हट गया, GST audit applies to those taxpayer whose turnover exceed the 2 crores, है ना, राइट। तो 9C सब पे अप्लीकेबल नहीं होता सर, किसी किसी पे अप्लीकेबल है, जो भी टर्नओवर लिमिट है उससे ज़्यादा टर्नओवर कर रहा है तब 9C अप्लाइड आपको होगा, जिसमें एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी रिटर्न्स फॉर्म्स, कैसे भरा जाता है अभी उस पर चर्चा करेंगे सर, है ना। वो प्रैक्टिकली हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आपको दिखाएंगे, क्योंकि जीएसटी रिटर्न जैसे रजिस्ट्रेशन तो अपन कर लिए सर, क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में हमें लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी सर, लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम किसी का भी ऐसे लॉगिन करके आपको डेटा नहीं शेयर कर सकते, इसलिए मैं क्या कर रखा हूँ, वीडियोस बनाया हूँ जिसमें मैं प्रैक्टिकली करके क्या दिखाया हूँ, उसमें हाइड है सारा इन्फॉर्मेशन, क्या है मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड है उनका, उसको हम लोग कल प्ले करेंगे, और उसमें कैसे रिटर्न मैं भर के दिखा रहा हूँ, उसमें एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कैसे जीएसटी रिटर्न फाइल्ड हो रहा है। एक मोटा मोटी हो गया सर, जिससे कल सीखेंगे हाउ टू फाइल द GSTR 1। क्या सीखेंगे, GSTR 1 कैसे फाइल किया जाता है। दो मेथड होते हैं, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो दोनों मेथड पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक दिन सीखेंगे GSTR 3B।
अच्छा, एक GSTR 1 का टैक्सेबल रिटर्न भी सीखेंगे और GSTR 1 का नील रिटर्न भी सीखेंगे। सर मान लो उस बंदे ने कोई सेल ही नहीं किया है तो उसका कैसे रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि आप एक साल कमाओ और नेक्स्ट ईयर में उसका क्या करो, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट बोला कि कुछ ऐसे इनकम को उसने लिस्टिंग कर दिया है, बोला उस केसेस में तुरंत क्या कर दिया जाएगा, TDS काट दिया, मतलब टैक्स ऑन सोर्स तुरंत ले लिया जाएगा। समझ रहे हो, जैसे बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आप देखना TDS कटा रहता है उसमें, अब बहुत से इनकम में आपका TDS कटा रहता है। तो वो क्या है, TDS है क्या, एक तरीके का आपका एडवांस टैक्स है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरे, आपके इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी आई 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, और आपसे TDS कट चुका है ड्यूरिंग द ईयर कितना, 60,000 रुपए, तो वो क्या हो जाएगा, 1 लाख में से 60,000 माइनस हो जाएगा। मतलब जो टैक्स आपको साल मतलब अगले साल देना चाहिए था कुछ इनकम पे इंस्टेंट देना पड़ता है, उसे बोलते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स, है ना। सोर्स मतलब जैसे ही सोर्स ऑफ इनकम होगा तुरंत टैक्स क्या कर लिया जाएगा, आपसे काट लिया, है ना। एक TDS रेट चार्ट आता है, कभी भी आप गूगल से डाउनलोड करना, TDS क्या डाउनलोड करोगे, TDS रेट चार्ट, तो उसमें इनकम की लिस्ट आपको मिल जाएगी। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब इतने लिमिट से ज्यादा इनकम रहेगा तभी TDS क्या करना है, काटना है। नॉर्मली क्या होता है, ये जो पे कर रहा है उसको काटना होता है। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो और अगर आपका सैलरी जो है, जो टैक्स लिमिट है हमारा 5 लाख उससे ज़्यादा है, तो ये आपकी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे TDS काट के आपकी सैलरी पे करें। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं भाई देखो 1 लाख सैलरी है, 10,000 हमारा TDS कट जाएगा, 20,000 हमारे हाथ में आएगा 80,000। सारी बात समझ में। तो TDS इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ एडवांस टैक्स, उनसे एडवांस के रूप में टैक्स ले लिया जाए।